Separation of powers during British period. Separation of power is a principle of constitutionalism wherein the power is distributed to different branches of the government, namely legislature, executive and judiciary, leg. जैसे ही separation of powers आपके सुनते हो आप लोग तो similarly at that point you should just remember leg, LEG, legislature, executive and judiciary. So wherein the power is distributed among different branches, and namely the branches are these three to ensure independent functioning of each organ. जैसे मैंने बताया they should function independently and without any interference from each other. ठीक है. SOP अभी we will use SOP, separation of powers, but in examination guys write full full form of separation of powers. हाँ SOP मत लिख देना. Separation of powers between legislature and executive during the colonial period was weak. जैसे मैंने बोला ब्रिटिश के टाइम पे एक ही पार्ट हो गया तो देर एक ही एग्जीक्यूटिव और एक ही जुडिशरी दोनों एक ही फंक्शन करते थे. देयर वाज नो सच काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज देयर, बट सिमिलरली एज द ईयर पास्ड ऑन, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते गए 1773 देन 1853 सिमिलरली इट started to form such kind of separations इन द नियर फ्यूचर. इस तरह था कि धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते गए तो उस तरह उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का थोड़ा 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 पार्ट एस्टेब्लिश करते गए. उस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था. देन वॉज वेरी वीक ड्यू टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड एंड ऑल्सो अ मीन्स टू सेफगार्ड कॉलोनियल इंटरेस्ट. इस पॉइंट इस लाइन का जो मीनिंग है गाइस, इसमें क्या कहता है, इट वाज वीक, इन्होंने रीजन दिया है ड्यू टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज देयर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेमली जैसे जिस तरह देखें जो ब्रिटिशर्स थे उनके नॉर्मली उनके ही लोग हमेशा पार्लियामेंट में बैठते थे. देयर वर नो इंडियंस, एक ये भी रीजन था. देन सेफगार्ड कॉलोनियल इंटरेस्ट, जो इनकी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की उनको बचाने के लिए देयर वर नो सेपरेशन ऑफ पावर सो दैट दे कैन प्रमोट देयर इंडिविजुअल्स. Okay guys, then separation of powers during British period. The first one, the Regulating Act of 1773 became the basis for functioning until 1853, under which the Governor General acted as the supreme executive. जैसे अभी सुप्रीम हमारे हो गए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह गवर्नर जनरल को वो पावर दिया गया था. And along with his council acted as the legislative authority. Similarly वो legislature का भी काम करते थे. जैसे राज्यसभा लोकसभा हो गया, similarly वो लोग इनका with council, governor general with his council was to act as a legislative authority also. At times he also acted as judicial authority as well. तो उनके ऊपर दोनों तीनों हो गया एक हिसाब से आप देखिएगा तो एग्जीक्यूटिव भी हो गया, लेजिस्लेटिव भी हो गया, एंड ही आल्सो एक्टेड एज जुडिशियल अथॉरिटी एज वेल. तो देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस. आप फर्स्ट इंस्टेंस में देखोगे तो गवर्नर जनरल एक्टेड एज अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव. पहला तो सुप्रीम पार्ट में अलग हो गया, देयर वाज नो सेपरेशन, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है. ठीक है. अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल एक्टेड एज द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. जैसे लेजिस्लेचर कोई एक्ट पास करना हो गया, कोई ऑर्डिनेंस पास करना हो गया, कोई अमेंडमेंट करना हो गया, तो सिमिलरली द गवर्नर जनरल विथ हिज काउंसिल्स ये भी करते थे. एट टाइम्स ही आल्सो एक्टेड एज जुडिशियल अथॉरिटी. तो यू कैन सी दो ही पर्सन है देखा जाएगा तो, एक गवर्नर जनरल और एक काउंसिल है, बट दे आर डूइंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स. तीनों का काम मिलके ये दो ही जन कर रहे हैं देखा जाएगा तो ये चीज़ चलता गया कब तक, 1773 से 1853 तक यही स्ट्रक्चर था. Further, the company directors were required to submit all correspondence with respect to revenue and civil administration to British cabinet, which acted as the final approval authority of the actions taken with veto power. Similarly, this sentence provides that कि अगर कोई भी revenue या पैसे का जो भी बात था या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, they used to submit the reports to the British cabinet. It was the higher authority. एग्जीक्यूटिव के ऊपर जैसे प्राइम मिनिस्टर है और हमारे अभी के नेचर में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होते हैं, वो सिमिलरली अपना हमारा जो जैसे बजट हो गया, ठीक है, कोई बिल हो गया तो दे शो इन दी लोकसभा कि पता चले लोगों को. सिमिलरली ऐसे ही था कि कोई भी करस्पॉन्डेंस, जैसे वो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस वर्ड यूज किया गया है, तो वो किसको प्रेजेंट करते थे, ब्रिटिश कैबिनेट को. इट वाज दी
अप्रूवल अथॉरिटी, वो अप्रूव करती थी सब चीज़ को, और वेटो भी था, दे कैन कैंसल ऑल्सो. फर्दर मोर, द सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल provided redressal against Governor General actions. However, in practice, it had debatable jurisdiction vis-a-vis council, which affected separation of powers. Then last point is the Supreme Court in Bengal provided the redressal. अगर कोई grievance है, कोई problem है आपको गवर्नर जनरल के कोई रूल से, कोई उसने एक्ट एस्टेब्लिश किया उससे, तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल. हाउएवर इन प्रैक्टिस इट हैड डिबेटेबल jurisdiction. जैसे हमने देखा था जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम था कि अगर वो ब्रिटिशर्स को ट्राई कर सकते हैं कि नहीं उनके केसेस, सिमिलरली इंडियन को किस तरह ट्राई करना था, ये भी प्रॉब्लम था. तो दिस इफेक्टेड द सेपरेशन ऑफ पावर्स. नेमली स्टार्टिंग में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कोई पोजीशन ही नहीं था इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. Then third, the new point, a board of control was established under Pitt's Act, Pitt's India Act, acting as the approval authority of executive actions, de facto legislative authority. ये था कि then after some years a board was established, कि ये पिट्स एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था एज द अप्रूवल अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव. अगर अभी कोई गवर्नर जनरल कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, तो उसको पास करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप कर दिया, सो दैट अगर कोई गवर्नर जनरल जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स थे हमारे, अगर वो कोई एक्ट या कोई लेजिस्लेशन पास करते थे तो उसको अप्रूव होना पड़ेगा पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से. ठीक है, वो एक एक हिसाब से देखेगा. इनफैक्ट वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी थी कि जैसे अगर कोई बोर्ड ने किसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोई पास किया लॉ, then we it will go to the board of control. बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी प्रॉपर है, सिमिलरली इट विल पास. तो लेजिस्लेचर का ही काम कर रहे थे वो. तो एक हिसाब से इस तरह काम हो रहा था. फिर देन अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द regulations made were to be laid before the British Parliament, which acted as the final legislative authority after the Governor General Council. ठीक है, देन दिस पॉइंट. फिर नया कार्टर इशू हुआ 1850 1833 में. देन उसमें अगर कोई रेगुलेशंस हो, कोई एक्ट्स हो, वो किसके सामने रखे जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने. देन इफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइनलाइजेस इट्स, देन इट बिकम्स द फाइनल अथॉरिटी. सिमिलरली ये अब डिफरेंसेस आज जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे ना, तब आप इजीली समझ जाइए कि किस तरह डिफरेंसेस हो रहा है, ये क्यों यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं. देन अंटिल 1853 देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर पर से बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. गवर्नर जनरल काउंसिल एक्टेड एज बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी. जैसे हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन गवर्नर जनरल्स करते थे और काउंसिल्स करती थी. सिमिलर लेजिस्लेटिव कोई एक्ट पास करना हो तो वही दोनों करा जाता था. देयर वर नो सेपरेट ऑर्गन्स फॉर फॉर सच एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स. इस तरह कोई सेपरेट उन्होंने ऑर्गन नहीं एस्टेब्लिश करे थे उस टाइम पे. तो देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, दैट इज व्हाट इज सेड, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एट दैट टाइम. गवर्नर जनरल और हमारे काउंसिल ही दोनों काम करते थे गाइस. Then again, 1853 Charter Act established Imperial Legislative Council as a central legislative body with 6 members. ये किस चीज़ के लिए इन्होंने बनाया कि लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ पास करना हो, ठीक है, कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई नया एक्ट पास करना हो, तो इन्होंने एक नया बॉडी फॉर्म किया, Imperial Legislative Council as central legislative body with 6 members. However, a law to be promulgated needed the assent of the Governor General Executive, and the Governor General could veto any bill of the Legislative Council. इसका मीनिंग समझे गाइस? अगर कोई भी लॉ पास करना हो तो उसका हाँ लगता था. जैसे प्रेसिडेंट अगर आप कोई भी ऑर्डिनेंस का कोई भी एक्ट पास करते हो, तो हमारे यहाँ जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा चल रहा है कि प्रेसिडेंट का सील सिग्नेचर लगता है, देन इट बिकम्स एन एक्ट. रात के 12 बजे इस तरह मतलब टाइमिंग दिया जाता है हमेशा मोस्टली. तो उस तरह था. तो हाउएवर इन दैट केस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अगर ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो फ्रेम कर दिया इन्होंने, बॉडी बना दी, बट उसमें क्या एक पार्ट रख दिया कि गवर्नर जनरल का उसमें यस लगेगा, उसका बॉडी, उसका सील, उसका सिग्नेचर लगेगा. तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर दे दी. बट गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, वो बिल को कैंसिल भी कर सकता था, वो एक्ट को कैंसिल भी कर सकता था. तो ये भी एक इसमें सिस्टम था. सो ऐसा था कि कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं थी देखा जाएगा तो, अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी एस्टेब्लिश किया था उसको. देन अंडर 1850 एक्ट 1858 एक्ट, वाइसरॉ एंड हिज काउंसिल along with secretary of state and his council acted as the executive.
अब ये वाला सिस्टम आ गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट वाला जो नॉर्मली वी आर फॉलोइंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So, in 1858 Act, the Viceroy and his council, along with Secretary of State and his council, acted as the executive authority. The council acted as legislative body with powers including discussion of laws, budget, and so on, but limited powers. But with limited powers, they were limited. देखा जाएगा तो एक organ तो proper establish कर दिया for executive, but they were not given huge powers for their functioning. Then the legislative power to hold the executive accountable evolved progressively in the subsequent council acts of 1861, 1892 and so on. Similarly, जैसे हम देखेंगे कि अगर एग्जीक्यूटिव किसी का अपॉइंटमेंट करता है या कुछ और करता है तो लेजिस्लेचर उस पर कोई एक्शन ले सकता है. तो इट इवॉल्व प्रोग्रेसली, मतलब इट इवॉल्व स्लोली स्लोली, जैसे मैंने डिस्कस किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज होते गए उसी तरह इट केम इनटू एक्शन. सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरह धीरे धीरे बढ़ता गया. In 1919 Act introduced bicameral system with additional powers to central legislature. However, even after the enactment of 1935 Act, the executive was largely not responsible to the legislature and held veto powers in legislature and financial fields. This point is very important, guys. In 1990, bicameral system with additional powers to central legislature. जो bicameral nature जैसे in our constitution, guys, we follow bicameral nature, bicameral system of कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है बाइकैमरल नेचर वाला पार्ट, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस. सिमिलरली इन 1919 इट वाज इंट्रोड्यूस. तो सेंट्रल में एक था, जैसे सेंट्रल में लोकसभा हो गया, उसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस. However, even after that enactment of 1935, the executive was largely not responsible to the legislature and held veto powers in legislature and financial fields, sorry guys. तो इसमें क्या था कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई अपॉइंटमेंट करता है या कुछ भी पार्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड या गवर्नर जनरल के रिलेटेड, तो इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि इफ द एग्जीक्यूटिव इज मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट और मेकिंग एनीथिंग इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट, हो गया जजेस के बारे में, हो गया कोई बिल के बारे में, हो गया नॉर्मली, तो द लेजिस्लेचर is the legislature the executive is responsible to the legislature. ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स में देखा जाए तो, बट एट दैट टाइम द एग्जीक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, एंड इट हैड वीटो पावर्स इन लेजिस्लेचर एंड फाइनेंशियल फील्ड्स. फाइनेंशियल के रिलेटेड कोई अगर कोई बिल पास करना होगा तो इट कैन कैंसल दैट. then this is the last slide of British part. ये थोड़ा पार्ट गाइस अलग है. एक सेकंड गाइस.